the contribution of microorganisms in the field of giving us antibiotics. यानी कि अब हम उन दवाइयों की बात कर रहे हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर मीडियम में कल्चर करने से मिलती हैं. ये वो दवाइयाँ हैं जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली होते हैं, और ये गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही बॉडी के अंदर किसी फॉर्म में इंजेक्ट करे जाते हैं, और ये बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर से किल करते हैं. अभी तक तकरीबन नियर अबाउट 7,000 एंटीबायोटिक्स की नॉलेज हमें है. Nearly 7,000 antibiotics are known to us till date, और almost 300 नई दवाइयाँ, 250 to 300 नई दवाइयाँ ईयरली डिस्कवर होती रहती हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं. जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्राइसियस. ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जिस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नियरली हम लोग 41 केमिकल्स एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं जो दवाई के तौर पे यूज हो सकते हैं. सिमिलरली वी हैव अनदर माइक्रोब यानी कि बैक्टीरिया विच इज बैसिलस सबटिलिस, और ये वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो बैक्टीरिया है, ये अब तक नियरली 60 एंटीबायोटिक्स का सोर्स बन चुका है. अब बेटा एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं. Antibiotics can be broad spectrum antibiotics. Antibiotics broad spectrum antibiotics होती हैं. अगर antibiotics broad spectrum antibiotics हैं तो ये एंटीबायोटिक्स बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती हैं. काफ़ी डिफरेंट रेंज के, डिफरेंट वैरायटीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स किल कर सकती हैं. सो दीज आर द एंटीबायोटिक्स दैट कैन डिस्ट्रॉय a wide range of pathogens. कई बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कई बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को खत्म कर सकती हैं जो अलग अलग स्ट्रक्चर के हों या जिन कीटाणुओं की अलग अलग सेल वॉल की कॉम्पोजिशन हो. बट इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स, अगर हम लोग स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो बेटा स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट ही इफेक्टिव होती हैं वो दवाइयाँ. सो दीज एंटीबायोटिक्स कैन किल ओनली स्पेसिफाइड माइक्रोब्स. कुछ ही स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजेंस को, बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को, कुछ पर्टिकुलर बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स टारगेट करती हैं, वाइड रेंज ऑफ माइक्रोब्स को नहीं. नाउ अनदर टाइप ऑफ, अब जो एक्शन होता है एंटीबायोटिक्स का, दवाइयों का जो एक्शन होता है वो दो टाइप का हो सकता है. एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिसाइड्स भी हो सकती हैं. एंटीबायोटिक्स को हम बैक्टीरिसाइड्स या बैक्टीरियोसाइड्स भी बोल सकते हैं. ये बैक्टीरियोसाइड्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर गंदे बैक्टीरिया को मार देती हैं. दीज एंटीबायोटिक्स kill disease causing bacterias in organism. एक ऑर्गेनिज्म में जो बैक्टीरियोसाइड्स होती हैं वो दवाइयाँ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं. और कुछ और दवाइयाँ होती हैं जिनके एक्शन को हम बैक्टीरियोस्टेटिक बोलते हैं, या ये बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन वाली एंटीबायोटिक्स होती हैं. ये वो दवाइयाँ होती हैं जो हमारी बॉडी में से, जो पेशेंट की बॉडी में जो गंदे कीटाणु होते हैं, जो बैड पैथोजेंस होते हैं, उनके आगे ग्रोथ होने नहीं देती. तो ये जो बैक्टीरियोस्टेटिक दवाइयाँ हैं, दीज एंटीबायोटिक्स इनहिबिट growth of bacteria, they inhibit growth of bacteria in an organism. उनको किल नहीं करते उन पैथोजेंस को, लेकिन उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और धीरे धीरे बीमारी फिर विद इन ट्रीटमेंट की रेंज में आ जाती है. इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन एन ऑर्गेनिज्म.
अब हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू एंटीबायोटिक्स वर्क टू किल पैथोजेंस। हमारे शरीर के अंदर बेटा दवाइयाँ कैसे काम करती हैं कि बीमारी फैलाने वाले कीटाणु मर जाएं। जो हमारे शरीर में बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन भी है, उनके आसपास सेल वॉल भी हो सकती है। वो जो हमारे शरीर के अंदर पैथोजेंस हैं जो बीमारी फैला रहे हैं, माइक्रोब्स, उनमें राइबोसोम्स भी होते हैं। जर्नली माइक्रोब्स यानी कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें दूसरे सेल ऑर्गेनल्स तो नहीं होते, लेकिन राइबोसोम्स होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन्स बनाते हैं। उनकी सेल वॉल होती है, उनका वॉल होती है, उनमें सेल मेम्ब्रेन होता है। तो जो पेशेंट की बॉडी में बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हैं उनकी ये जो दवाइयाँ या तो उनकी सेल वॉल को ख़त्म कर देती हैं, ये वाली जो दवाइयाँ होती हैं या तो उनकी सेल वॉल को ख़त्म कर देती हैं। बीमारियाँ हमारे शरीर के अंदर कीटाणुओं के सेल मेम्ब्रेन को और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एसोसिएटेड पार्ट्स हैं दवाइयाँ उनको ख़त्म कर देती हैं, तो कीटाणु मर जाते हैं। या फिर जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज के राइबोसोम्स के सब यूनिट्स को ख़त्म कर देती हैं। तो किसी तरीके से इनके ऐसे पार्ट को डैमेज किया जाता है कि बैक्टीरियाज हमारे शरीर में मर जाएं। तो हाउ डू एंटीबायोटिक्स वर्क टू किल पैथोजेंस। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स होती हैं दे डिस्टर्ब सेल वॉल सिंथेसिस इन पैथोजेंस। न्यू पैथोजेंस के अंदर जब ये पैथोजेंस डिवाइड और रीडिवाइड करते हैं तो जो नए पैथोजेंस हमारे खून में, हमारे फ्लूइड्स में बनते हैं, उनकी सेल वॉल को दवाइयाँ बनने नहीं देती और फाइनली वो पैथोजेंस भी नहीं बनते। दूसरा है बाय डिस्टर्बिंग सेल मेम्ब्रेन रिपेयर। इन पैथोजेंस के अंदर अगर सेल मेम्ब्रेन टूट जाता है तो उसको रिपेयर भी दवाइयाँ होने नहीं देती, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर के पैथोजेंस या बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं। देन इनहिबिशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट फंक्शन। इनहिबिशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट फंक्शन। या फिर कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो दवाइयाँ हम खाते हैं वो दवाइयाँ कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो मेडिसिन्स फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस भी होने नहीं देती। सो इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन पैथोजेंस। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं के अंदर की प्रोटीन सिंथेसिस को ये दवाइयाँ रोक देती हैं। इस टाइप की दवाई का एग्जाम्पल है क्लोरामिफेनिकोल एंड पेनिसिलिन वॉल सिंथेसिस को रोकती है। इधर ये मैंने आपको लिखवाया एंटीबायोटिक्स जो डिस्टर्ब करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को पैथोजेंस में, उसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। ओके और वो कुछ एंटीबायोटिक्स जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट कीटाणुओं के राइबोसोम्स के फंक्शन को खत्म कर देती हैं, इनहिबिशन ऑफ राइबोसोमल फंक्शन। उनमें से एक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है एरिथ्रोमाइसिन। व्हाट आर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एंटीबायोटिक। एक अच्छी दवाई के 3 फीचर्स क्या होते हैं। एक अच्छी दवाई वो होती है जिसके ऑलमोस्ट कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। इट शुड हैव नो और वेरी लेस साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट है इट शुड हैव एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय पैथोजन। उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को वो दवाई मार दे। इट शुड बी क्विक इन एक्शन।
खाया है और 10-15 मिनट के अंदर अंदर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए। और जनरली वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हार्मलेस रहे, क्योंकि हम ज़्यादातर दवाइयाँ माउथ से इनटेक करते हैं और हमारे डाइजेस्टिव कैनाल में वो दवाइयाँ जाती हैं, या कैप्सूल्स के ऊपर का हिस्सा हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, वो वहाँ जाके डिज़ोल्व हो पाए। सो दवाइयाँ शुड बी हार्मलेस टू एलिमेंट्री कैनाल। अब नई नई दवाइयों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पुरानी दवाइयों के यूज टू हो जाते हैं माइक्रोब्स, और कई बार दवाइयाँ बेअसर होने लग जाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन दवाइयों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है, व्हाई न्यू एंटीबायोटिक्स आर नीडेड? Why new antibiotics are needed? It is because, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना प्लाज्मिड्स के बारे में, जो बैक्टीरिया के अंदर लीनियर डीएनए के अलावा जो सर्कुलर डीएनए होता है, और उन प्लाज्मिड्स के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया को दवाई के अगेंस्ट भी विद स्टैंड करते हैं। इनके ऊपर दवाइयों का असर नहीं होता, इसलिए हमें दूसरी दवाइयाँ बनानी पड़ती हैं। इट इज़ बिकॉज पैथोजेंस, ज़्यादातर ऐसा होता है, ऑफन डेवलप रेजिस्टेंस टू एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में, वो किन माइक्रोब्स से प्रोड्यूस होती हैं वो एंटीबायोटिक्स, और वो एंटीबायोटिक्स करती क्या हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से कुछ एग्जाम्पल्स बहुत ही कॉमन है हमारे पास। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, जिसका सोर्स है पेनिसिलियम फंगस, और इसका यहाँ पे मैं सेंटर में सोर्स लिख रही हूँ बेटा, और लास्ट में मैं एक्शन लिख रही हूँ कि किस बीमारी के अगेंस्ट या किस चीज़ को ठीक करती हैं ये दवाइयाँ। पेनिसिलियम तो खैर बहुत ही कॉमन फेमस एंटीबायोटिक है, जो पस वगैरह कहीं पड़ जाती है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी रहती है। बाकी गले खराब के अगेंस्ट भी ये बहुत अच्छी रहती है, टॉन्सिल्स के लिए बहुत अच्छी रहती है। फिर कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे गोनोरिया, उसमें भी पेनिसिलिन का अच्छा असर होता है। देन फीवर, निमोनिया के कुछ स्ट्रेन्स, इनके अगेंस्ट भी पेनिसिलिन अच्छी रहती है। देन वी हैव नियोमाइसिन दवाई। नियोमाइसिन, इसको प्रोड्यूस करने वाला माइक्रोब यानी कि बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसीस फ्रेडेई। इस बैक्टीरिया से ये दवाई प्रोड्यूस होती है, और इसका एक्शन होता है जनरली, इट इज, ये जो दवाई है इट इज एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल मतलब कई टाइप के बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के को मारती है नियोमाइसिन। देन वी हैव अनदर एंटीबायोटिक विच इज हिमाइसिन। दिस मेडिसिन हिमाइसिन is actually given by microorganism called as Streptomyces pimperi। और ये वाली जो दवाई होती है ये एंटी फंगल है, ये फंगस के इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करती है। दिस इज एंटी फंगल। देन अनदर एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये वाली जो दवाई है इट इज गिवन बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्राइसियस, और ये वाली दवाई बहुत काम करती है निमोनिया बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए, टीबी की ट्रीटमेंट के लिए, और कई सारे टाइप के लोकल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। फिर हमारे पास कुछ और कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन के रेंजेस। इसको भी बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसीस की वैरायटी विच इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस में से रिकवर करा जाता है। और ये वाली जो दवाई है टेट्रासाइक्लिन की जो दवाइयों की रेंजेस हैं, दे आर यूज्ड अगेंस्ट वायरल निमोनिया,
and they are used mostly in bone disease की treatments. There are so many other antibiotics, but these are some important antibiotics which I have named and given examples. और microorganisms का role enzymes के लिए भी होता है. enzymes देने में microorganism से हमें organic acids भी मिलते हैं. microorganism से हमें कई तरह के बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं.